हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे सम बेसिक टिप्स की कि जिन टिप्स को आप फॉलो कर कर अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये अलग अलग वीडियोस में मैंने देखा है, फिर उसको नोट डाउन करा है और अप्लाई करके देखा। काफ़ी हद तक मुझे बहुत रिलायबल भी लगा और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले टिप्स यही है कि सभी लोग कहते हैं, इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। तो एनसीईआरटी कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले 6 से लेकर हमें 10 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। क्या होता है, 6, 7, 8 में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, तो कितनी बार हमारा मन नहीं लगता कि अरे यार इसमें क्या गिवन होगा, इससे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम देखेंगे या क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखेंगे प्रीवियस, आपको मिलेगा कि हाँ उनसे भी काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, चीज़ें पूछी गई हैं। तो हम 6 से लेकर 8 तक एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में पहली बार आ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली फील्ड में, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है। सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट जो भी होंगे, आप अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीटेट की, तो सीटेट पेपर 2 में जैसे अगर आप साइंस से दे रहे हैं तो आपको मैथ्स की और साइंस की एनसीईआरटी कवर करनी है। अगर आप बीए किए हैं ग्रेजुएशन में तो आपको एसएसटी की कंप्लीट करनी है। अगर आप वर्ग 2 मैथ्स से दे रहे हैं तो आपको मैथ्स की कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर अपनी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट की जाए, किस तरीके से रिवीजन किया जाए, वो भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बहुत सारी रिसर्च भी कहती है कि एक बार पढ़ने से वो चीज़ें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हमारे माइंड में रह जाती है। लेकिन अगर हमने उस चीज़ को 2 बार नहीं पढ़ा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, मतलब वो लॉन्ग टाइम तक हम उसे लर्न नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले एनसीईआरटी जैसे ही हमने रीड कर ली एक बार, दूसरी बात, जब भी हम रीड करेंगे दूसरी बार, तो हम इस तरीके से हाइलाइटर्स का यूज़ करेंगे सो दैट पढ़ाई को थोड़ा सा इनहेंस भी किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम मोनोटोनसली लर्न कर सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो कलरफुल चीज़ों के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमें अपनी बुक को बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं, लेकिन हाँ इतना कलरफुल बनाना है कि हमारा ब्रेन एक अलग तरीके से वर्क करना शुरू कर दे। आप इस तरीके के स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, तो आप इस तरीके के स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट पेन्स आती हैं जिनका आप हाईलाइट के रूप में या फिर पॉइंट जो भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपको मिल रहा है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बार रीड करना है। जब भी हम दूसरी बार रीड करेंगे तो हम इस तरीके के हाइलाइटर्स का यूज़ करेंगे। थर्ड टाइम जब हम उसे रीड करेंगे तो जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं उसे इस तरीके के स्टिकी नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, सो दैट जब भी हमें कभी जल्दी वाला रिवीजन करना रहे तो हम केवल इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को और हमारे स्टिकी नोट्स के लिखे हुए पॉइंट्स को ही जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। अब रिवाइज करने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए, तो रिवाइज जब भी हम कर रहे हैं थोड़ा सा एक्टिव होकर लर्न करना है। ये नहीं कि पैसिवली ऐसे बैठ गए और बस चीज़ें रीड करते जा रहे हैं, नहीं। जब भी हम रिवीजन करेंगे हमें एक्टिवली होना, एक्टिव तरीके से बैठकर एक पेन लेना है। पेन इस तरीके से बंद रहेगी, उस पर अब कोई अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि जो भी आपको अंडरलाइन करना था आप पहले कर चुके हैं। अब आप केवल उस लाइन को ऐसे ऐसे रीड करेंगे और इस तरीके से अपनी पेन चलाते रहेंगे और वर्बली बोलते रहेंगे इस तरीके से, सो दैट आपको नींद भी नहीं आएगी, पेन चलती रहेगी, तो आपका जो ब्रेन है वो भी फंक्शनल रहेगा। क्या होता है, कितनी बार हम रिवीजन करते हैं तो हम ये देखते हैं, हम बस इस तरीके से हाँ ये हमने पढ़ लिया, तो हमारा एक्टिवली रिवीजन नहीं हो पाता, पैसिवली होता है। और हमें एक्टिवली रिवीजन करना है तो एक्टिव रिवीजन का ये तरीका सबसे बेस्ट है। एक बार आप करके देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर उसके बाद जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करें, जैसे ही हमने अपनी 6 to 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो जिस एग्जाम के लिए आप अपियर होना चाहते हैं उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। क्या होता है, कितनी बार ऐसा देखा गया है कि हमने बहुत सारी थ्योरी रीड कर ली लेकिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि साइट्स पर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं। अगर साइट से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या प्रिंट आउट नहीं निकलवा पा रहे हैं तो बहुत से पब्लिकेशंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर को पूरे एक फॉर्मेट में आपको गिवन करते हैं, तो आप मार्केट से उसको परचेस कीजिए
और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें आते हुए भी हम एग्जाम में सही से नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम DSSB का लेंगे, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट मिलते हैं, मतलब 36 सेकंड लगभग आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो टाइमिंग कम होने की वजह से इसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो आपको स्टॉप वॉच लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि रिस्ट वॉच आपको एग्जाम में अलाउ नहीं होती है। तो आप एक स्टॉप वॉच लेकर बैठें और अपने टाइम का एनालिसिस करें। मोबाइल में स्टॉप वॉच यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप मोबाइल को ओपन करेंगे आपके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे सोशल साइट्स के और आप उसमें अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। टाइम बर्बाद ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टॉप वॉच सामने रख देंगे। पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल जैसा पेपर में आप बैठते हैं, हो सके तो एक बॉटल लेकर बैठें, वाटर बॉटल। और कभी भी आपको लगे कि हाँ अब आपको ज़रूरत है एक ब्रेक की, क्योंकि शुरुआती में आप हो सकता है 2 घंटे ना बैठ पाएँ, तो उस स्टॉप वॉच को वहीं पर रोक दें और पता लगाएं कि पहली सिटिंग इतने टाइम की थी, दूसरी सिटिंग इतने टाइम की थी, तीसरी सिटिंग इतने टाइम की थी। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से नोट डाउन करनी होगी। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो वो आपका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, सेल्फ इवेल्युएट खुद को करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आप किसी पब्लिकेशन का या किसी भी पेपर आप जो दे रहे हैं आप उसको बढ़िया लेकर बैठें। OMR अगर ऑफलाइन है तो OMR शीट भी जरूर उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, मार्केट में अवेलेबल होती है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। वो सब लेने के बाद बिल्कुल पेपर की तरह ही उसका बैठकर एनालिसिस करें। फिर जब क्वेश्चन अब आपने एग्जाम दे लिया, मतलब जो आपने घर पे सेटिंग करके जो एग्जाम दिया था, अब उसका सेल्फ इवेल्युएट करने का टाइम है। आपने जो OMR शीट से गोले भरे थे वो सपोज ब्लैक पेन में भरे थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन का A ऑप्शन आपने फिल किया था, लेकिन A ऑप्शन सही नहीं है, C ऑप्शन सही है, तो आप वहीं पर डिफरेंट कलर की पेन से उसको C पर मार्क करेंगे, सो दैट आपको पता रहेगा कि A वाला जो क्वेश्चन था वो गलत हो चुका है और जो C ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन होंगे, आप वापस इस तरीके के स्टिकी नोट्स का यूज करेंगे और उन पॉइंट्स को यहां पर नोट डाउन करेंगे। आप चाहें तो A4 साइज पेपर का भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है खुद को सेल्फ इवेल्युएट करने का, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से इस मेथड का यूज करें, आपको खुद को अच्छा लगेगा। और स्टॉप वॉच यूज करने से आपकी जो टाइमिंग है, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, तो ये भी आपकी दूर हो जाएगी। जब आपने इस तरीके से कर लिया, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े बहुत लगने लगे, फिर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स जो आपके टीचर्स ने सजेस्ट की हो या जिन लोगों ने पहले एग्जाम क्लियर करा है इंटरव्यूज के थ्रू, जिन बुक्स को आप देखते हैं उन बुक को फॉलो कर सकते हैं और MCQ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब MCQ प्रैक्टिस कैसे होगी, देखिए कोई भी टॉपिक है, सपोज यहाँ पर मैं सेल का टॉपिक लेती हूँ, साइटोलॉजी का। आपने सेल टॉपिक सबसे पहले 9th क्लास की NCERT से कर लिया, फिर उसके बाद 11th की NCERT से कर लिया, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, सपोज KVS के, NVS के, CTET के, DSSB के सेल से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देख लिए। फिर आपको लगा कि हाँ यहाँ पर मेरी कमी थी, आपने वापस से उस टॉपिक पर जाकर उसको पूरा रीड करा, फिर MCQs की प्रैक्टिस करी। MCQs में ईयर लिखे होते हैं तो आपको और पता चल जाएगा अगर कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो गया होगा तो। फिर आप जो भी आपसे गलती हो रही है उनको आप पेंसिल से वहां पर नोट डाउन करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन, जैसे सपोज 5th नंबर का क्वेश्चन है, वो आपसे बार बार गलत होता है। उसमें पूछा गया है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। सपोज आप बार बार भूल रहे हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा, आप रॉबर्ट हुक टिक लगा देते हैं, तो उस पॉइंट पर आप पेंसिल से राउंड शेप या स्टार शेप या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सो दैट आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहा है और आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। फिर जहां पर भी आपने सेल रीड करा होगा वहां पर लिखा ही होगा कि न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, सेल इज डिस्कवर्ड बाय दिस दिस दिस। तो अब आप उस पॉइंट को अगर हाईलाइटेड नहीं है तो हाईलाइट करेंगे और स्टिकी नोट्स में या फिर इस तरीके A4 साइज पेपर में उसको नोट डाउन करेंगे। बार बार MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, NCERT को रीड करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज्यादा पढ़ना है और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप ग्रेजुएशन की बुक पर जंप कर सकते हैं। 11-12 तो कुछ टॉपिक्स आपको 11-12 से साइमल्टेनियसली करने ही है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डीप पूछा जा रहा है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप नहीं आता है, जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता। तो गाइज यहाँ का आज का जो सेशन है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप जिस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, जिस मेथड को फॉलो कर रहे थे इतने समय से, उसको जरूर बताइएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।